Good morning, friend. You can ask me what for I'm just telling you good morning. For the first time, I'm just addressing you by evening, maybe because of that reason this will do. I'm lucky enough that I am simply just actually not standing, sitting here, just close to a doctor related to dentistry. I will have to tell something in the sense it is Madhaipura I saw nearly 20-25 years back. This was not so, as it is looking right now. Somewhere I saw even mall is there, road is neat and clean, it is really supposed to solve it. And what about the mindset of the people, I can't say for sure. चलिए अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ. हिंदी में इसलिए बात करता हूँ आम आदमी इसके समझे. आज लगभग जितने भी लोग हैं, अगर जो फिर हमेशा केयर करते हैं तो ठीक है, नहीं सबका दांत खराब है, लेकिन उनको मालूम नहीं, जब तक दांत में दर्द नहीं होता तो लोग नहीं आते, या जब तक बीमारी वहाँ बहुत ऊपर नहीं बढ़ता तो लोग नहीं आते. आगे बढ़ूँ इसके पहले डॉक्टर साहब अपना परिचय दीजिए और किस किस एरिया में काम करते हैं. हेलो, नमस्ते. मेरा नाम डॉक्टर नीरव निशांत है. मैं यहाँ मधेपुरा में पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ. इसके पहले 6 साल गाज़ियाबाद यूपी में काम किया था और वापस फिर यहाँ आकर के अपने एरिया में फिर से काम शुरू किया हूँ. ठीक. यूपी जहाँ तक मुझे याद है साहिबाबाद. जी, साहिबाबाद यूपी, वहाँ भी मैं मिला था और आज मधेपुरा में मिला हूँ. जी. उस समय मैं लोगों का इंटरव्यू नहीं लेता था, अभी इसको हमने शुरू किया. ढेर सारे लोग इसमें. अब ये मुझे बताओ, बताइए जहाँ तक मुझे मालूम है कि जब ये डेंटल विभाग नहीं था, अर्थात दांत से रिलेटेड लोग उस समय जैसे लोहार लोग होते थे, हथौड़ी छेनी लेकर के दांत तोड़ते थे. जैसे मुझे याद है एक दांत मुझे खुड़वाना था, मेरा ही दोस्त क्लिनिक खोल कर मुझे वालों में बैठा, वो हथौड़ी छेनी मार मार के दांत तोड़ा. मुझे इतना कष्ट हुआ तो मैं अभी तक नहीं मिला. तो फिर कोशिश करता हूँ कि भाई नहीं, लेकिन अभी तो बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए आपके जैसा कि ये बोलना गलत होगा कि डेंटल डिपार्टमेंट नहीं था. डेंटल डिपार्टमेंट बहुत पहले से था. ठीक. और ऐसा भी हिस्ट्री में मतलब देखने को मिला है कि पहले लोग बांस जो आता है बैम्बू, उसका इम्प्लांट का भी वो है. तो इसका मतलब ये डेंटल डिपार्टमेंट काफ़ी पहले से था. ठीक. कुछ एरिया में ये नेग्लेक्टेड जरूर रहा है, लेकिन अब वैसा नहीं रहा है. अब तो काफ़ी लोग इस पर ध्यान देते हैं. और साथ साथ क्या है कि डेंटल प्रॉब्लम भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा अभी बढ़ गया है. तो इसलिए अभी ये एक बहुत अच्छा मतलब इसका स्कोप है. बहुत इसमें अच्छा खासा पेशेंट रहते हैं इसमें भी. अगला सवाल. जैसे आज एक बच्चा पैदा होता है, माँ बाप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, टॉफी इतना देते हैं कि दांत ही खत्म हो जाता है. उसको क्या सलाह देंगे? कम करना चाहिए. जैसे जो भी स्टिकी चीज़, मीठी चीज़ होती है, उसको कम से कम इंटेक उसका होना चाहिए. और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होना चाहिए. लोग हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं. अब जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, वो बोतल से दूध पीने लायक हो गया, अब घर में लोग करते क्या है कि उसके मुंह में बोतल डाल दिया, उसको सुला दिए, और बच्चा दूध पीते पीते सो गया, लोग बोतल हटा करके रख दिए. तो उससे क्या होता है कि जो दांतों पे जो दूध का जो लेयर जमता है, उससे भी आपका दांत बच्चे का खराब काफ़ी होता है, जिसको नर्सिंग बॉटल कैरीज बोलते हैं हम लोग. तो उसमें क्या करना होता है ना कि हाइजीन का ख्याल रखना होता है. और बच्चे के मदर को ये ध्यान देना होता है कि अगर बच्चा सो गया है तो उंगली पे आप अच्छा नीट साफ़ सुथरा कपड़ा उसमें लपेट करके, उसको गीला करके बच्चे के मुंह में चारों तरफ डाल करके उसको क्लीन करना है. तो जिससे कि फिर वो कैविटी होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है. जैसे अभी जो नया मैं देख रहा हूँ, जैसे हम लोगों का भी दांत जो खराब हुआ जब से टूथ ब्रश आया, और वैसे टूथपेस्ट जिसमें फ्लोराइड है वो एनामल को खत्म कर दिया. या फिर हम लोगों का जो सिस्टम है, सुबह तो ब्रश किया, रात में नहीं करते, या आज भी मैं नहीं करता, है ना. अब ये कहो नेग्लिजेंस को या हैबिट को, जो भी कहो, है ना. तो दांत हमारे भी सामने से ठीक ठाक दिख रहे हैं, बाकी तो जब तक चल रहा है चलने का, बाद में देखा जाए. अब यहाँ पे कोई आदमी एकदम स्वस्थ दांत रखे, क्या केवल ब्रश करने से हो जाएगा? लेकिन इसके लिए क्या फूड भी खाना पड़ता है? जैसे ये दांत जुड़ा हुआ कैल्शियम से, है ना. तो क्या इसका क्या यहाँ पे क्या सवाल होगा? देखिए, फूड हैबिट भी थोड़ा होना चाहिए. जैसे कुछ जो हम लोग चबाते हैं तो उसमें जैसे कुछ आपको फाइबर वाले जो चीज़ होते हैं, वो मसूरे का एक तरह से मसाज भी करते हैं, तो वो भी आपको काफ़ी बढ़िया होता है. और दूसरी चीज़, जैसे ब्रश करने पे आपने पूछा क्या ब्रश करने से भी दांत खराब होते हैं? पहले तो लोग नहीं करते थे. तो ब्रश करने से दांत खराब नहीं होता है. ब्रश गलत तरीके से करने से खराब होता है. आमतौर पे लोग करते क्या है कि कड़ा ब्रश यूज़ करते हैं और वो सोचेंगे जोर से हम रगड़ेंगे तो दांत हमारा ज़्यादा साफ होगा.
तो उसमें दांत गिर जाता है। ठीक। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है ना कि शरीर का जो पार्ट दांत है तो उसका एक ही सबसे बड़ा नेगेटिव चीज़ क्या है कि उसको शरीर रिपेयर या रीजनरेट नहीं करता है। ठीक। तो जो आपका नुकसान हो गया उसको हम लोग आर्टिफिशियली ही हम लोग उसको भरपाई कर सकते हैं। ठीक। तो सबसे अच्छा चीज़ ये है ना कि आप मुलायम ब्रश यूज कीजिए और ब्रश को एकदम ऊपर नीचे कीजिए। ऊपर नीचे करके ब्रश करना है, आगे पीछे करके नहीं करना है। तो उससे आपके दांत खराब नहीं होंगे। और जैसे अभी भी कुछ ग्रामीण एरिया में लोग दतमन यूज करते हैं, दातुन यूज करते हैं। तो दातुन का शरीर पे एक अलग बेनिफिशियल इफेक्ट है। जैसे सपोज आप नीम का दातुन कर रहे हैं, तो उससे क्या है ना आपके गाल के जो मसल्स हैं उनका एक्सरसाइज हो रहा है। आप उसका नीम का रस आपके शरीर के अंदर गया तो वो उसका एक मेडिसिनल बेनिफिट एक अलग है। लेकिन सफाई करने के नाम पे दातुन अच्छा नहीं है, क्योंकि दातुन आपके दांत के गैप में क्लीन नहीं करता है। आपके दांत के गैप में क्लीन आपको ब्रश ही करेगा। और अब ब्रश को आप कंप्लीटली हटा करके दातुन पे नहीं आ सकते हैं। अगर आपको दातुन करना ही है तो सुबह दातुन कीजिए, रात में आप ब्रश कीजिए, तभी कीजिए। ये नहीं कि दोनों टाइम हटा दिए और तब दातुन कर रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा ब्रश तो करते हैं लेकिन एक दिन सप्ताह में हाँ, थोड़ा सा नमक लिया, थोड़ा सा सरसों तेल लिया, उसके बाद वो अपने इसमें नहीं, लगाते हैं। वो इसकी भी क्या- सलाह हम लोग नहीं देते हैं। नहीं देते हैं। आप नमक जो होता वो है ट्रेडिशनल उनका वो है। एब्रेसिव होता है। तो जस्ट लाइक आप सैंड पेपर समझ सकते हैं कि अगर उससे आप रगड़ रहे हैं ना, समझिए कि सप्ताह में एक दिन आप सैंड पेपर से वो रगड़ रहे हैं, उससे भी आपके मसूड़े भी छिल सकते हैं और दांत का लेयर जो एनामिल है वो भी आपका खराब हो सकता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं इस तरफ। एक तो जैसे शुरू होता है दांत में दर्द, दांत उखाड़ देना, किस किस एरिया में आप काम करते हैं? और उसका जैसे कि हमारे पास दिल्ली में लोग आते हैं, पूछते हैं सर आपका पैकेज क्या है? मेरे समझ में नहीं आता है पैकेज में कितना दिन दवाई खाना होगा। ये भी नहीं, ये सब यहाँ पे नहीं होता है, सीधी सी बात है। तो जैसे मान लीजिए जो भी आदमी यहाँ पे आता है तो एक एक्सपेक्टेड हम जाए, एक तो पहले ऐसे मान लीजिए एक दिन एक लड़का आया, सर आपके अंदर घुसने का पैसा लगेगा क्या? हमने नहीं, घुसने का पैसा नहीं लगता, आप बैठो बात करो, है ना। वहाँ रख दिया हमने 200 करके। तो जैसे कोई आदमी आपके पास आता है तो शुरू होता है दांत उखाड़ने से, तो उसका क्या चार्जेस है, फी क्या है, और भी क्या क्या एरिया है, उसको थोड़ा देखिए डिटेल में आप बताओ। पहली चीज़ तो ये है ना, दांत को उखाड़ने का हम लोगों का टेंडेंसी नहीं होता है और बाकी आदमी में भी नहीं होना चाहिए। दांत हम लोगों का अपेंडिक्स जैसा चीज़ नहीं है कि प्रॉब्लम हुआ तो निकाल देना है। दांत आपका बाल की तरह नहीं है कि उड़ भी गया तो कोई बात नहीं है। दांत आपका फंक्शन करने वाला चीज़ है और विदेशों में रिसर्च करके ये प्रूव किया जा चुका है। सपोज कोई 30-40 साल का आदमी है, अगर आप सोचें कि उसको कोई आगे कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो 40 साल और जिंदा रहेगा। तो उसी कंडीशन में अगर उसका सारा दांत निकाल दिया जाए और बिना दांत के वो रहे ना, तो वो जो अगला 40 साल या 30 साल उसका लाइफ है ना, वो जस्ट आपका 50% हो जाएगा। उसके पीछे कारण क्या है ना, ये जो बुढ़ापा होता है, एजिंग होता है, एजिंग को हम लोग कोई रोक नहीं सकते हैं, लेकिन दो चीज़ जरूर कर सकते हैं, या तो उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं या उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। अगर आप दांत नहीं है तो आपका धीरे धीरे इंटेक जो है खाने का भी, मान सपोज आप 4 या 5 रोटी खाते हैं, कुछ समय के बाद बिना दांत के आप 3 रोटी खाएंगे, 2 रोटी खाएंगे, तो आपके बॉडी को क्या है कि न्यूट्रिशन उतना मिल नहीं रहा है। तो आप एजिंग को एक्सेलरेट कर देंगे और आप आँख पे ज़्यादा लोड आएगा, तो धीरे धीरे क्या है आप बुढ़ापे की ओर जल्दी जाएंगे, ज़्यादा जल्दी बूढ़े होंगे, जल्दी मरेंगे। तो इसलिए दांत तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जहाँ तक आपने पूछा दांत उखाड़ने का चार्ज क्या है, यहाँ जो मधेपुरा है, तो मधेपुरा में हम लोग तो नॉर्मल जो बड़े शहर है उसकी तुलना में चार्ज हम लोगों का कम है। जैसे नॉर्मल जो है हम लोग 400 से 500 रुपये लेते हैं। अगर सर्जरी करना हो, जैसे इम्पैक्टेड दांत हो, अकलदार जिसको बोलते हैं, तो उसका फिर हम लोग 3000 से 4000 उसका चार्ज करते हैं। तो ये है दांत निकालने का चार्ज। आगे अपने चार्ट में देखा बहुत कुछ है जी इनका चार्जेस नहीं लिखे हैं, चार्जेस लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सारा कुछ लिखा हुआ, और वो आइडियली हर एक क्लिनिक में होना चाहिए, यहाँ भी लिखा हुआ है। अच्छा, फिर कुछ का बता देने से होगा। जैसे हम लोग RCT करते हैं तो RCT का चार्ज यहाँ हम लोग 2500 रखे हैं, और वो भी बहुत ही मिनिमम उसको बोलेगा, क्योंकि हम लोग रोटरी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो रोटरी से यहाँ जो है वो बिल्कुल मिनिमम है। और RCT में हम लोग नॉर्मली 3 सीटिंग हम लोग लेते हैं, 3 और फिर क्राउन है, क्राउन के अलग चार्ज। ड्यूरेशन क्या होता है 3 सीटिंग का?
उसमें आपको 3 से 4 दिन का इंटरवल होता है, मतलब 12 दिन में, लगभग मान मेरा सकते मान हैं। 15 दिन। हाँ हाँ इसी सहरसा का मुझे एक्सपीरियंस है, जी। इसमें डॉक्टर सिंह का। एक बार हाँ पहले, हाँ मैं नाम मुझे भूल गया, पहली बार तो मैं इनके साथ नहीं गया। दूसरी बार गया तो जैसे नाई की दुकान में भीड़ होती है, उसमें 2.5 घंटा 3 घंटे के बाद आया। हाँ हाँ तो वहाँ उनका देखा एक माइनस पॉइंट या प्लस पॉइंट कह नहीं सकता, आदमी दांत उखाड़ता है, वह दांत उनके हाथ में दे दिया, वो मुख से खून निकलता हुआ ला कर कैसे, उसके बाद किसी को क्या इंजेक्शन दिया मालूम नहीं, बूढ़ा का वहीं गिर गया, पेशाब कर दिया। उसके जब हमारा टर्न आया तो मुझे कहना पड़ा, डॉक्टर साहब खराब नहीं पाओगे, योर वे ऑफ ट्रीटमेंट इज नॉट गुड, यू सिंपली मेक द टूथ फोल्ड आउट आफ्टर पुट इन बकेट, we are giving like one of the men I saw you injected in got actually toppled down and urinated like that। और ये अब हमें शिकायत नहीं कर रहा हूँ, जो अपन वही बता रहा हूँ, किसी न किसी तरह कुछ लोग ऐसे होंगे उनको थोड़ा सा ये होगा, है ना। तो अब इनका कितना 3 महीने के बारे में 3 महीना बताया था ना, 3 महीना या महीना हुआ, समय नहीं था, टाइम आई गई चली गई। लोगों को थोड़ा सा कभी कभी होता है कि इनके बॉयल थे यहाँ पे, इनको लगा कैंसर हो गया, हमको ध्यान नहीं दे रहा। तो वही जो RCT बताया कि हमने जो इनका तरीका है, मुझे लगता है कि वो डेवलपिंग कैंसर है, मैं कह नहीं रहा हूँ, मुझे ओपनली में कहीं कहीं वो कुछ बोल देता हूँ, तो बोलना भी जरूरी है, नहीं बोलोगे तो नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे एक कुछ और बताना है तो बता दो, उसके बाद इसको कंक्लूड करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है, मैं मुंगेर गंगा में बहुत बार नहाने गया हूँ, क्योंकि वहीं से जमालपुर से जाता था, वहाँ कुछ लोगों को देखता था, वहीं आसपास के लोग आते थे, वहीं नहाए, वहीं मिट्टी से देह भी धो ये किया, मिट्टी से मुख भी धोया। उन लोगों में से किसी को भी नहीं देखा उसका बाल सफ़ेद होते हुए, किसी का दांत खराब होते हुए। वहाँ तो मिट्टी है, उंगली है, ब्रश भी नहीं था उसमें, वो ये भी नहीं कर, मैं छोटे की बात कर रहा हूँ, आज से नियरली 40-45 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उसमें लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, अभी तो फैशन हो गया सब कुछ लाइक, है ना। अब यहाँ पे सेंसिटिविटी ऑफ टूथ, है ना, किसी का नहीं झन 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 करता है, पानी लगता है, गर्मी लगता है, खाना नहीं खा सकते, वो क्या रीजन हो सकता है? देखिए उसके पीछे कई सारा कारण काम करता है। जैसे जिसको एट्रिशन या एब्रेशन बोलते हैं, आपके दांत अगर घिस गए, घिसना किसी भी कारण से हो, जैसे गलत टूथब्रश सेट की वजह से घिस गया हो, या ब्रेक्सिज्म जिसको बोलते हैं कि आप दांत पे दांत बहुत लोग पीसते हैं, तो उनके भी लेयर खराब हो जाते हैं। सबसे ऊपर का लेयर दांत का एनामेल होता है, एनामेल के बाद आपका डेंटिन होता है, डेंटिन के बाद पल्प होता है। तो एनामेल जब आपका घिस जाएगा, उसके बाद से आपको सेंसेशन शुरू हो सकता है। तो जब सेंसेशन शुरू हो जाए तो उसे उस हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ये तो एक कारण हुआ, जैसे कभी किसी दांत में कैविटी हो गया, जिसको बोलचाल भाषा में लोग बोल देते हैं कीड़ा लगना है, दांत में कीड़े लग गए, तो कैविटी हो गया। कैविटी का मतलब क्या है कि आपका एनामेल वो सड़ गया है, डेंटिन भी हो सकता है सड़ गया हो, उस कंडीशन में आपको पेन और सेंसेशन उस कंडीशन में हो सकता है। कई बार क्या होता है, दांत जो है, दांत से आप दांत का काम नहीं, आप टूल का काम लेने लगते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलना है, दांत से धागा काटना है, या कुछ भी है, तो उस कंडीशन में क्या है, दांत में आपको माइक्रो फ्रैक्चर हो सकता है, या क्रैक लाइन जो है वो बाहर से भी विजिबल होता है। तो जब दांत आपका क्रैक हो गया है, तो उस कंडीशन में भी आपको सेंसेशन हो सकता है। तो उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कारण क्या है। सपोज कि दांत अगर फ्रैक्चर हो गया, क्रैक हो गया, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम बार दांत को निकालना पड़ सकता है। लेकिन अगर दांत आपका घिस गया है, तो उसको हम लोग रिपेयर कर देते हैं, क्राउन लगा देते हैं, या कई बार हम लोग फिलिंग भी कर देते हैं। और कई बार माइनर सा प्रॉब्लम होता है, तो उसमें हम लोग डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट और माउथ वॉश भी यूज करते हैं, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अभी एक पेशेंट ऑनलाइन मुझे कॉन्टैक्ट की, मुंबई के, इसके फादर से मैंने सुनता हूँ, कुछ मालूम हुआ, RCT करने के बाद फोटो भी दे रखा हूँ, दिखा देंगे। तो वहाँ पर वो नहीं, कहीं गम्स में थोड़ा थोड़ा बॉल जैसा है ना, इन्फेक्शन टाइप का, क्या RCT के बाद ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। जैसे हर एक ट्रीटमेंट का अपना अपना सक्सेस रेट होता है। जो अनसक्सेस होने का कारण कभी कभी ऑपरेटर की तरफ से होता है, जैसे हम लोग डॉक्टर की तरफ से भी कभी कभी हो सकता है, और कई बार कुछ एनाटॉमिकल वेरिएशन होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो जनरली वो नहीं होता है। RCT जो है आपका हाईली सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, इसका रिजल्ट जो है अप टू 98% है, जो बहुत ही एक्सेलेंट उसको हम लोग मान सकते हैं। और आजकल तो RCT मतलब जितने भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें 90% तो आपको RCT ही किया जाता है। तो इसलिए RCT में घबराने की ज़रूरत नहीं। दांत को एक जिंदा रखने का एक लास्ट ऑप्शन होता है, दांत को भी जिंदा रहने का अधिकार है, उसको भी रखना चाहिए। अच्छा, दांत हाँ और डाइजेशन दोनों में तो मुझे लगता है कि चोली दामन का संबंध है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम लोग हाई स्कूल में ही पढ़ते थे कि आपका जो डाइजेशन जो शुरू होता है, आपके जैसे मुंह में आप रखे खाना, तो उसी समय से वो डाइजेशन उसका शुरू हो जाता है। तो दांत तो आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक।
दांत नहीं रहेगा, देखिए बहुत बूढ़े लोग का गाल पिचक जाता है। ठीक। तो पिचकने का कारण क्या होता है कि जैसे जब दांत होता है तो दोनों साइड से गाल को वो सपोर्ट कर रहा होता है। अब दांत नहीं है तो वो एक निगेटिव प्रेशर बनता है और गाल अंदर की तरफ धंसने लगता है। बहुत बढ़िया। तो आपका एस्थेटिक भी उससे आपका मेंटेन होता है। आमतौर पे लोग क्या समझते हैं, सामने के दांत अच्छे हैं, पीछे के निकल भी गए तो कोई बात नहीं, अच्छा। लेकिन उससे आपका चेहरा आपका ख़राब हो सकता है, गाल आपके पिचक सकते हैं, आप अपनी एज से 10 साल ज़्यादा बूढ़े नज़र आ सकते हैं। तो ये चीज़ है। ठीक। अच्छा, अब यहाँ मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले आप अपना एक आध फ़ोन नंबर बता दीजिए, कोई लोकेशन बता दीजिए, ताकि जो लोग आपको देखें यहाँ पे आपको कांटेक्ट करें। आप करेंगे लोग, ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे, है ना। तो ये मैं लोगों को प्रमोट भी करता हूँ, इट इज़ ए काइंड ऑफ प्रमोशन, कम इंटरव्यू लाइक से। कुछ अपने तरफ से लोगों को संदेश को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं आप। जैसे मेरे क्लिनिक का नाम निशांत डेंटल हॉस्पिटल है और ये क्लिनिक मधेपुरा बिहार में है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही है और मेरा नंबर 7739503000 है। कोई कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप इस पर कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन जो पूछना है कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि हर एक 6 महीने पे डेंटल आप ट्रीटमेंट विजिट कीजिए, रेगुलर विजिट जो होता है उसका फ़ायदा ये है कि अभी अगर आपके दांत में छोटी सी कैविटी अगर है तो उसको उसी समय फिल कर देंगे तो वो आगे आपको RCT की नौबत नहीं आएगी। ये नहीं सोचना है कि जब दर्द होगा तभी हम ट्रीटमेंट कराएं या हमको दर्द अभी नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये गलत है। तो आगे चल के आपका कॉस्ट भी बढ़ता है, आपका टाइम भी उसमें ज़्यादा लगता है। 6 महीने में विजिट कीजिए, स्केलिंग करवाइए जिसको दांतों की सफाई करते हैं। एक यहाँ पे एक मिथ ये भी है, स्केलिंग कराने से दांत आपके घिस जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं, तो वो सही नहीं है। अब हम लोग स्केलिंग जो करते हैं वो अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट आते हैं, तो उससे आपका दांत घिसता बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए स्केलिंग भी 6 महीने पे करें, रेगुलर विजिट जो है वो भी डेंटिस्ट के पास 6 महीने पे करें। चलो बहुत अच्छा, ज़्यादा बोल रहे, सॉरी, मम्मी का शिकायत खत्म हो गया कम से कम।